नमस्कार। MHD 6 में आज हम स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का मोहभंग, ये भी प्रयोगवाद की एक प्रवृत्ति है, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि स्वाधीनता प्राप्ति के बाद क्या हुआ। कि लोगों का जो एक मोह था वो भंग हुआ। मोह किस चीज़ का था कि हम आज़ादी पाने के बाद इस तरह से करेंगे, मतलब कुछ आदमी की कल्पनाएं होती हैं, वो कल्पनाओं के बारे में उसने एक अपना अपना अलग अलग तरीके से एक चीज़ें बना रखी थी, जो कि वो कल्पनाएं बिखरने लगी। तो वो क्यों बिखरी और क्या था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का उल्लास थोड़ा सा समय बीतते ही निराशा की काली चादर में लिपटने लगा। नेहरू युग ने जनता की आशाओं आकांक्षाओं को जलाकर राख कर दिया। अमीर और गरीब के बीच खाई और चौड़ी हो गई तथा विदेशी पराधीनता का संकट गहराने लगा। अब क्या हुआ कि जो अमीर थे वो और अमीर होने लगे, और जो गरीब थे, जो स्वतंत्रता के बाद, वो और गरीब होने लगे। और विदेशी पराधीनता का संकट, ऐसा लगा कि हम स्वतंत्र हुए तो हैं, लेकिन अभी भी विदेशी पराधीनता हमारे से गई नहीं, हमसे दूर नहीं गई। पूरा देश एक ऐसी उथल पुथल के दौर से गुजरा कि जागरूक और संवेदनशील रचना का मोहभंग की पीड़ा से कराने लगा। अब विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी पूंजीवाद के शीत युद्ध की छाया, असीम प्राविधिक विकास और स्थापित व्यवस्था के बढ़ते हुए विराट संवेदनशील अमानवीय तंत्रों की स्वार्थपरता के कारण सर्वग्रासी मानव विनाश का खतरा हर स्तर पर झूठ, फरेब, आडंबर, पाखंड और भ्रष्टाचार से भारतीय लोकतंत्र चरमराने लगा। जो भारतीय समाज था वो कुछ जो समस्याएं थी, सामाजिक समस्याएं, जो विश्व स्तर की समस्याएं थी, जो सामाजिक समस्याएं जो कि वो और बढ़ने लगी, मतलब वो दूर होने का नाम नहीं ले रही थी, उसका रूप किसी और रूप में हो गया। मतलब यानी अब हम स्वतंत्र हो चुके थे, अब हम अंग्रेज़ों के गुलाम नहीं थे, लेकिन अब हम उन सारी स्थितियों के गुलाम थे। एक तो वो सारी स्थितियाँ जो अंग्रेज़ों ने छोड़ी थी उनके गुलाम हो चुके थे। दूसरे, अब हमको वो सारी जो स्थितियाँ हैं, वो स्थितियाँ अब दूसरे लोगों के हमें ऐसा लग रहा था एक से हमने स्वाधीनता को स्वतंत्र होने की कोशिश की, दूसरे की परतंत्रा में हम बंध चुके हैं। विश्व स्तर पर साम्राज्यवादी राजनीति इतनी ओछी और मानवद्रोही हो गई कि व्यवस्था के बड़े बड़े तंत्रों के बीच आम आदमी अकेला पड़ गया। नई कविता में, मतलब आम आदमी का तो आज भी आप देखिए, आम आदमी की तस्वीर वो यदि आप बुरा ना माने तो मैं ये कहना चाहूँगी, आम आदमी की तस्वीर सिर्फ तभी बदलती है जब वो खास बन जाता है। यदि उससे पहले उनको लगता है कि ये तस्वीर बदल जाएगी, हर युग में आम आदमी जो है वो आम ही रहता है, उसका नाम ही आम है। यानी अब वो यदि उसको लगता है कि उसकी समस्याओं का समाधान होगा, तो निश्चित रूप से उस आम आदमी की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस समय तक जब आपकी समस्याओं का समाधान एक व्यक्ति करता है, तब तक वो समस्या किसी और स्तर पर जा चुकी होती है। यानी लोग तब उस समय उससे आगे निकल चुके होते हैं। जो आपकी समस्या आपने सोची थी कि इस समस्या से मुझे समाधान मिल जाएगा, आपने उसकी आवाज़ उठाई, आवाज़ उठी भी, आपकी समस्या का समाधान हो भी गया, लेकिन अब वो समस्या और बढ़ गई। कैसे? जैसे कि आप ऐसा समझ सकते हैं, जैसे कुछ लोगों को लगता है कि जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और वो उसी के लालच में, मूलतः सरकारी जॉब में जाने का जो एक सबसे बड़ा लालच लोगों का था या है, वो मूल रूप से यही है कि रिटायरमेंट के बाद हमें एक सैलरी मिलेगी, और सिर्फ इसी लालच में व्यक्ति परमानेंट जॉब चाहता है। दूसरे, परमानेंट जॉब में उसको पूरी सैलरी मिलती है, यानी उसकी सैलरी को कहीं भी कट नहीं किया जाता, जो कि आप यदि टेम्परेरी हैं या पार्ट टाइम हैं या फिर और तरह से आप वहाँ पर पोस्टेड हैं किसी भी तरीके से, तो वहाँ आपकी सैलरी कम कर दी जाती है। वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे, इसलिए आप गवर्नमेंट में जाना चाहते हैं। ये चीज़ आप प्राइवेट में भी देख सकते हैं। प्राइवेट में भी भिन्न भिन्न तरीके से आपकी सैलरी पर ही सबसे पहले बार किया जाता है, तो व्यक्ति गवर्नमेंट में जाना चाहता है। लेकिन उसको नहीं मालूम कि जब वो पेंशन लेने की स्थिति में आएगा
तो पेंशन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। यानी पेंशन की वैल्यू क्यों ख़त्म हो जाएगी? भाई पेंशन मिली है, वैल्यू कैसे ख़त्म है? वैल्यू इसलिए ख़त्म हो जाएगी कि जो पैसा आपको मिलेगा, पहली तो आपकी सैलरी आधी हुई, पहले तो यहीं आपका जो नुकसान हो गया, जो होना था वो यहीं हो गया। अब जो आधी सैलरी मिली है, महंगाई उसके अनुपात में कई गुना ज़्यादा चली गई, तो आपकी सैलरी का कोई मूल्य नहीं रहा ना, उस पेंशन का कोई मूल्य नहीं रहा। ठीक वही स्थिति स्वाधीनता प्राप्ति की समय थी कि जिन मूल्यों, यही स्थिति आम आदमी की है। वो आम आदमी अपनी एक समस्या का समाधान करता है, समस्या का समाधान उसे मिल भी जाता है, लेकिन अब वो समस्या उससे आगे चली जाती है। जिस तरीके से मैंने उदाहरण दिया कि पेंशन की समस्या जो है वो पेंशन मिलने के बाद भी बनी रहती है। क्यों? क्योंकि महंगाई उससे कई गुना आगे बढ़ जाती है। इसके लिए क्या करना चाहिए वो मैं फिर कभी आपको बताऊंगी, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो नई कविता में प्रबल व्यवस्था विरोध का जो स्वर उभरा, उसके मूल कारक सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक हैं। पीड़ा, पराजय, निराशा, आक्रोश, अकेलापन, अकुलाहट, अंधेरा, यंत्रणा, विसंगति, विडंबना, हुक, हाय हाय का ये जो रचना संसार नई कविता में व्याप्त है, यह मात्र पश्चिमी अस्तित्ववाद की देन नहीं है, ये एक तरह का भारतीय अस्तित्ववाद है। अब देखो, इन्होंने ये चीज़ स्वीकार कर ली कि ये केवल पश्चिमी अस्तित्ववाद की देन नहीं है, ये जो है भारतीय अस्तित्ववाद की देन है। यानी जो जो मूलभूत समस्याएं हैं वो विदेशियों की दी हुई चीज़ें नहीं हैं, वो तो आपकी अपनी समस्याएं हैं, वो हमेशा बनी रहने वाली। जैसे आज भी आप देखते हैं ना, बैंकों से जो लोन ले रहे हैं लोग और बिना सोचे, तो वो आज भी परेशानियों में पड़े हुए हैं। एक तो ये है कि आपको यही नहीं पता कि आप लोन ले क्यों रहे हैं। आप उस दिखावे के लिए लोन ले रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व इसलिए नहीं है क्योंकि आप वो हैं नहीं, और आप वो दिखा रहे हैं, और दिखाने के चक्कर में क्या होता है, हमेशा आदमी नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। नीचे की तरफ जाने से मतलब वो सोचता तो ये है। आपने कभी कभी देखा होगा शादी विवाह के समय पर व्यक्ति कर्जा लेकर के शादी कर दी शादी, अब क्या हुआ, उसके बाद शादी भी हो गई, सब लोग खा करके पी करके चले गए। उसके बाद जो समाज में जब आप नहीं कर्जा चुका पाते, या आपके अपने वही तथाकथित जो रिश्तेदार हैं वही आपको नीचे दिखाते हैं, वही कहते हैं आप कल तो बहुत बड़ी रईसी दिखाई थी, अब देखो दो दो पैसे के लिए व्यक्ति तरस गए। क्या फ़ायदा हुआ ऐसी रईसी का? नहीं। तो इसका मतलब आपका अस्तित्व आपसे है, और आपकी ताकत किसके है? आपके अपने पैसे से। तो ये एक तरह का भारतीय अस्तित्ववाद है जिसमें मोह भंग का तनाव है। धर्मवीर भारती का अंधा युग हो, सर्वेश्वर धर्म की गर्मावाएँ, रघुवीर साय का आत्महत्या के विरुद्ध हो, या मुक्तिबोध का चांद का मुँह टेढ़ा की कविताएं हो, चारों ओर जनता की चीख से भरा माहौल है। गांधी की चप्पल से जनता की चांद को गंजे करने का काम इसी राजनीतिक माहौल में किया गया। अंधेरे में कविता का में मुक्तिबोध ने लिखा, अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों के पार से। क्या लिखा? अंधेरे में डूबे हुए मकानों के छप्परों के पार से। ये उस स्थिति का जब बाढ़ आ जाती है तो और अंधेरा भी हो गया, बाढ़ की लाइट कट गई, माहौल से। अंधेरे में कविता, हाँ, रोने की पतली सी आवाज़ सूने में काँप रही दूर तक। अब वो आवाज़ काँप रही है और दूर तक काँप रही है। उसकी वो जो आवाज़ है उसमें जो दर्द है वो दूर तक व्यक्ति को सुनाई दे रहा है, मतलब वो अंदर तक कहीं जाकर व्यक्ति को चोट पहुंचा रहा है। कराहों की लहरों में पाशव प्राकृत, और कराहों की लहरों में, और उस कराह की जो ध्वनि है, जो गूंज है, उसमें पाशव प्रकृति, पशु जैसी स्थिति का आभास हो रहा है। वेदना भयानक थराथर रही है, थरथरा रही है, और वेदना भयानक कि भाई जिस व्यक्ति के पास एक ही तो वो झोंपड़ी थी, एक ही तो वो मकान था जिसको उसने किसी तरीके से बनवाया, वो भी आज बाढ़ ने नील लिया, आज बारिश ने नील लिया। आज बारिश, अभी आप देख रहे हैं बाहर बादल गरज रहे हैं, न जाने कितने लोगों के घर से क्षति चली जाएगी। तो वो दर्द जो होता है वो व्यक्ति विशेष का दर्द है। गांधी की हत्या के बाद नैतिक मूल्यों का विघटन इतनी तेजी से हुआ कि पूरा परिवेश मूल्य अंधकार से भर गया। नई कविता के रचनाकारों ने अनगिनत मोहभंग की कविताएं
लिखी हैं। इस काव्य की काव्य संवेदना में मोहभंग के कसकते करकते अनुभवों का दारुण इतिहास नहीं था। यानी कहने का मतलब स्वाधीनता प्राप्ति के बाद का जो मोहभंग की जो चित्र था वो भी इस प्रयोगवाद में दिखाई देता है। वो प्रवृत्ति भी पनपी कि किस तरीके से लोगों के अंदर एक टीस उठ रही थी कि हम आज स्वतंत्र भी हो गए, लेकिन स्वतंत्र होने के बाद भी कहीं ना कहीं परतंत्रता की बेड़ी में है। और ये परतंत्रता सिर्फ एक तरह की नहीं है, बहुत तरह की परतंत्रता होती है जिसकी चपेट में एक आम आदमी रहता है। और यदि मैं फिर वापस से यही कहूँगी, यदि आपको आम से खास बनना है तो खास तरीके से अपने आप को नए सांचे में खड़ा करना है। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर